नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महारो राजस्थान देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात बुलेटिन में करेंगे 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर, बीकानेर में हेरोइन की तस्करी की। अब इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। मामले में दिल्ली एनसीबी की टीम बीकानेर पहुंची और बीएसएफ हेडक्वार्टर पर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। दूसरी बड़ी खबर, अजमेर में सिल्वर के अवैध कारोबार की। पुलिस ने यहां 25 किलो अवैध चांदी पकड़ी जिसका बिल नहीं था। तीसरी बड़ी खबर, पाक की गुब्बारा गर्दी की। आज फिर से पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। चौथी बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर की जो अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पांचवी बड़ी खबर, टीम हिमांशु की जो कोरोना काल में दिन रात मेहनत कर लोगों की मदद कर रहे हैं। भारत ने आतंक पर नकेल कसी तो अब पाकिस्तान गुब्बारा गर्दी शुरू कर चुका है। पिछले 2 दिन में पाकिस्तानी गुब्बारा दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज बाड़मेर में ये गुब्बारा मिला और इससे पहले कल श्रीगंगानगर में पाकिस्तान का गुब्बारा मिला था। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर बाड़मेर की है जहां चौहटन उपखंड में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है। यहां सूरतगढ़ उपखंड के रामपुरा न्योला के पास के गांव 11 एनआरडी में खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। खबर बाड़मेर से है जहां भारत पाक सीमा से सटे चौहटन उपखंड में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। धनाऊ इलाके के पावड़ा तला में एरोप्लेन की शेप का यह संदिग्ध गुब्बारा खेत में पड़ा हुआ मिला। गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है और उर्दू में भी कुछ लिखा है, जिससे माना जा रहा है कि संदिग्ध गुब्बारा पाकिस्तान से उड़कर आया है। ग्रामीणों से इसकी सूचना मिलने पर चौहटन के DSP और थानाधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। गुब्बारे को जब्त कर जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि सरहद पार से पाकिस्तान लगातार भारत में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने की नापाक कोशिश करता रहा है। लिहाजा पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस गुब्बारे के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए हैं। हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स गुब्बारे के आए हैं जो पावड़ा का तला धनाऊ के पास जो गाँव है उसमें किसी खेत में है, तो उसमें गुब्बारा नामा कोई मिली है। गुब्बारा ही मिला है बेसिकली, उसमें PIA लिखा हुआ है। तो हमने अभी पुलिस थाना को बता दिया है और वो इस संबंध में इसको गुब्बारे के बारे में पूरी तहकीकात करके जल्दी इसकी जानकारी करें। तो बाड़मेर से खबर है, तस्वीरें बाड़मेर से है। ये एरोप्लेन की शेप का गुब्बारा बॉर्डर पार से आया है, सीमा पार से आया है। पाकिस्तानी इलाके से ये गुब्बारा आया है। इस गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है और उर्दू में भी कुछ इस गुब्बारे पर लिखा है। और अब इससे माना जा रहा है कि ये गुब्बारा पाकिस्तान से उड़कर आया है। ये पहली हरकत नहीं है पाकिस्तान की, इससे पहले भी ऐसी हरकत वो कर चुका है बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में टेररिज्म का जाल बिछाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को रास्ता बनाया था। ठीक वैसे ही नार्को टेररिज्म के लिए पंजाब के बाद अब राजस्थान के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी देश की इस घिनौनी हरकत में अब पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। राजस्थान में हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप भेजने की कोशिश विफल करते हुए BSF ने 2 युवकों को दबोचा है। आज इस मामले को लेकर दिल्ली से NCB की टीम बीकानेर पहुंची। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीकानेर से। सतवीर, क्या ये पूरा मामला हेरोइन तस्करी के इस पूरे मामले में अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, जहां तक अपडेट की बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से तस्करी की जो बात सामने आई और उसके बाद में 2 संदिग्ध भी
हत्थे चढ़ गए हैं। तो ऐसे में एनसीबी की जो टीम है वो भी आज सुबह बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंची थी और इसके साथ ही जो बीएसएफ के जो डीआईजी हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौर उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद में पूरी जानकारी यहाँ पर ली गई है और इसके बाद में जो टीम है वो बीएसएफ जो खाजवाला के लिए रवाना हो गई, वहां पर पहुंच गई है बॉर्डर पर। और ऐसे में ही जो आईजी बीएसएफ आईजी हैं वो भी यहाँ पहुंच गए, उनके साथ में अब डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर भी रवाना हो चुके हैं और वो भी कुछ देर बाद में खाजवाला पहुंच जाएंगे। पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो की जाएगी। आईजी और जो एनसीबी की जो टीम है वो बॉर्डर पर जाकर जहां से ये जो मामला सामने आया था वहां का पूरा जायजा लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके साथ में जो मीटिंग है वो भी ली जाएगी। मीटिंग लेने के बाद में सारी जो चीजें हैं उसका बैठाया जाएगा और खासतौर पे जो अधिकारी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मामला काफी गंभीर है और इस मामले को पूरी तरीके से जो पड़ताल है वो की जा रही है और एनसीबी की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंच गई है। जी, 2 युवकों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक जो पड़ताल है वो की जा रही है और एनसीबी भी अब इन दोनों जो युवक हैं उनको जो रिमांड पर है वो लेने की जो बात है वो आ रही है कि ये एनसीबी जो टीम है उनसे रिमांड लेगी और उनसे जो पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल पूरी गहनता से मामले की जांच की जा रही है। अभी फिलहाल जो सभी जो अधिकारी हैं वो जो बॉर्डर की तरफ हैं वो रवाना हो चुके हैं और वहीं पे जाके पूरी तरह की स्थिति और उसका मौका मुआयना किया जाएगा। और खास तौर पे ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में जो बॉर्डर के उस पार है वहां पर भी जो खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार जो अब जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से हीरोइन की यहाँ पर तस्करी हुई है वो मामला काफी गंभीर है और ऐसे में अब पड़ताल के बाद में होगा, क्योंकि एनसीबी की जो टीम है वो भी अब दोनों युवकों को रिमांड पर लेगी और पूछताछ उनसे करेगी। ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात ग्रेटर में गदर की और इस गदर के कारण बिगड़ी व्यवस्थाओं की। जयपुर से खबर, जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। बिगड़ चुकी है सफाई व्यवस्था। हड़ताल पर दोनों निगम के सफाई कर्मी। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल। ग्रेटर आयुक्त से बदसलूकी से ये लोग नाराज होकर इन्होंने हड़ताल कर दी है। ग्रेटर निगम में धरने पर सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं। समझाइश में अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र जुटे हुए हैं। सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। तो जयपुर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर रही है क्योंकि हड़ताल पर अब दोनों निगम के सफाई कर्मी चले गए हैं। ग्रेटर निगम के में धरने पर ये सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं। आयुक्त के साथ बदसलूकी से ये सफाई कर्मी नाराज हुए और इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र इनसे समझाइश कर रहे हैं, हड़ताल खत्म करने की अपील इनसे कर रहे हैं। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, देर आए दुरुस्त आए, सुबह आपसे ये जानने की कोशिश भी की थी हमने कि आयुक्त साहब क्यों नहीं इनसे समझाइश कर रहे हैं, क्यों नहीं इनसे अपील कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें। अब आयुक्त यज्ञमित्र साहब आगे आए हैं और कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म कीजिए। देखिए, इसमें जो जानकारी मिल गई है उसके मुताबिक इस हड़ताल समझाइश जो है वो सुबह भी की गई थी, लेकिन जो सफाई कर्मचारी थे वो अड़े हुए इस बात को लेकर है। उन्होंने कल जो बयान भी जारी किए थे उनकी यूनियन के नेताओं ने, उनका कहना ये था कि जब एक आईएएस अधिकारी जो आयुक्त है नगर निगम का, ब्यूरोक्रेसी का मुखिया है नगर निगम में, तो ऐसे में वो यदि सुरक्षित नहीं है पार्षदों के सामने, तो फिर सफाई कर्मचारी या फिर जो दूसरे कर्मचारी वो आखिर कैसे सुरक्षित होंगे। इसी को लेकर वो हड़ताल पर गए हैं, ये यूनियन कह रही थी। सुबह इनके साथ में समझाइश की गई लेकिन बात नहीं मानी गई। उसके बाद में अभी ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय की जो पोर्च है उसके अंदर ये तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं और इस दौरान जो आयुक्त है जब उनको पता लगा तो वो भी अपने कक्ष से बाहर निकलकर इनके बीच पहुंचे हैं। करीब 10 से 15 मिनट बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक वो वहां पर रुके हैं। खड़े होकर बाकायदा उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी है। 8 से 10 मिनट तक उन्होंने कहा है कि जो आम जनता है वो इस विवाद के अंदर नहीं फंसनी चाहिए। एक तरफ कोविड का जो काल है वो चल रहा है, चारों तरफ लोग परेशान है और ऐसे में कोविड के इस काल में सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये इसको लेकर उन्होंने सफाई कर्मियों को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से हड़ताल खत्म की जाए। अब जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, उनके जो अध्यक्ष हैं और जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और वो अब कुछ देर में इस बात को लेकर फैसला लेंगे कि आगे उनका क्या रुख रहने वाला है। लेकिन आयुक्त ने अपनी तरफ से एक पैरवी की है जनता की। यहाँ पर की जो सफाई है वो
बेकार यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। कोविड का हवाला भी उनके सामने दिया गया है। अब देखना होगा कि जो सफाई यूनियन है वो आगे क्या फैसला इस पूरे मामले को लेकर लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं एक नया रूप, नया यहाँ पर जो रंग है वो लेता हुआ दिख रहा है। और उन आपकी बात हुई पार्षदों से, मेयर साहिबा से, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, जो अभी हमारी मेयर से तो बात नहीं हुई है और पार्षदों से भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी है सुमित, वो इसके अनुसार अब पार्षद है, क्योंकि कुछ पार्षदों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ऐसे में जो पार्टी संगठन है उसके स्तर पर भी मंथन किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। कल रात को हमारी कुछ एक जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनसे कोई बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि कमिश्नर यदि मुकदमा दर्ज करा सकते हैं तो उसमें आगे ये भी फैसला पार्टी कर सकती है, फिर जो क्रॉस एफआईआर जैसी जो बात है वो भी यहाँ पर आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी तक इस तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्रॉस एफआईआर जैसी कोई घोषणा पार्टी ने आधिकारिक तौर पर की नहीं है, पार्षदों ने नहीं की है। आप मौके पर हैं दीपक, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या लग रहा है फिलहाल? ये हड़ताल क्या खत्म होती नजर आ रही है आपको? देखिए सुमित, कल जब सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने जब फैसला किया था, जो ऐलान किया था, उसमें एक दिन का हवाला दिया था कि 5 जून को जो हड़ताल है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये हड़ताल सिर्फ आज ही रहेगी और आगे शहर की जनता का ध्यान रखा जाएगा, शहर के लोगों का ध्यान रखा जाएगा और खास तौर पर कोविड काल में जनता प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए। अब खुद जिनके साथ बदसलूकी के आरोप जिन्होंने खुद ने लगाए पार्षदों पर, वो खुद आईएएस अधिकारी जो आयुक्त है, वो खुद जब सफाई कर्मियों के बीच चले गए, वो खुद जाकर उनके साथ समझाइश कर रहे हैं। वो उन्हें आह्वान करें कि जनता प्रभावित नहीं होनी चाहिए किसी भी विवाद की वजह से, जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें उन्होंने की है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सफाई कर्मी भी अब इस बात को मानेंगे। अभी तो कोशिश कर रहे हैं दीपक की मेयर साहिबा से भी उनका पक्ष जान सके हम। उससे पहले आप जरा ये संक्षिप्त में पूरे मामला बताइए कि आयुक्त साहब मेयर साहिबा से मिलने जाते हैं, क्या बात होती है, क्यों ये मामला इतना गर्माता है? देखिए सुमित, जो स्थिति है वो ये है कि कल जब बीवीजी कंपनी जो है वो बीते 3 दिन से हड़ताल पर चली गई है, 290 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा बकाया बताया जा रहा है। पिछले 4 महीने से 1 रुपया नहीं देने की आरोप भी बीवीजी कंपनी ने लगाया, तो इसको लेकर वो हड़ताल पर चली गई। 3 दिन से शहर में हड़ताल है। कल जब हड़ताल का दूसरा दिन था तो बीवीजी की हड़ताल के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की जा सकती है, इसको लेकर नगर निगम में, ग्रेटर नगर निगम में एक मीटिंग मेयर ने बुलाई थी। उसमें तमाम कुछ एक जो चेयरमैन थे वो भी पहुंचे थे और उसमें कमिश्नर और कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था। अब कमिश्नर का तर्क यह है कि मीटिंग में उनके ऊपर दबाव ये डाला गया है कि इस पत्रावली पर, वैकल्पिक व्यवस्था की पत्रावली पर साइन कर दी जाए, जबकि बीवीजी को हाईकोर्ट से 8 हफ्ते की राहत मिली हुई है। तो ऐसे में वो उस पर कानून के विरोध में जाकर या फिर विधि के विरुद्ध जाकर कोई साइन नहीं कर सकते थे। ये उन्होंने कल अपना पक्ष बयान जारी कर बाइट देखते हुए कहा था। और उन्होंने कहा कि जब मैं कलेक्ट्रेट परिसर में शाम को 4 बजे होने वाली मीटिंग के लिए 3:45 बजे में जब मैं निकला तो मुझे कुछ पार्षदों ने वहां पर रोका, दरवाजे पर पैर लगा दिए गए एक पार्षद की तरफ से और बाकी कुल मिलाकर 3 पार्षदों की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई। ये आरोप उन्होंने साफ तौर पर लगाया था मीडिया के सामने आकर। उनका कहना था कि इस तरीके से दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। और उसके बाद में जो पूरा विवाद था वो यहाँ पर खड़ा हुआ, यूनियन भी आ गई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और देर रात जाकर डीएलबी में भी शिकायत की गई, मुकदमा दर्ज करवाया गया और डीएलबी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जो जांच कमेटी है वो भी बना दी और उसमें जो उपनिदेशक है क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के, उनको साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो जो डीएलबी के डायरेक्टर है दीपक नंदी, उनके सामने पेश की जाए। अभी तक इसमें पूरा मामला ये रहा है। अब यदि मेयर की हम बात करें तो मेयर का भी बयान जब सामने कल आया था, मेयर ने भी पत्रकारों के सामने आकर ये कहा था कि जो नियत है वो नहीं है आयुक्त की काम करने की, वैकल्पिक व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस तरीके की जो बहाना है वो यहाँ पर किया है। मेयर ने आरोप ये भी लगाया था कि जो होमगार्ड जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उनका कोई दोष नहीं था, वो भी जो आयुक्त है उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मेयर ने इससे आगे बढ़कर आरोप ये लगाया था कि आखिर बीवीजी और उनके बीच में क्या रिश्ता है, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो एक तरीके से आरोप कमिश्नर पर भी कई लगाए गए थे, कमिश्नर ने भी पलटवार उनका कर दिया था, उन्होंने गलत ढंग से राजनीति करने के आरोप लगाए थे। तो ये तमाम जो विवाद है वो बीते दिनों इसी की मीटिंग से देखने को मिला था, जब जाहिर हुआ था और उसके बाद में खुलकर सामने आ चुका है। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में अब सफाई व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। हड़ताल पर दोनों निगम के सफाई कर्मी, हालांकि अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र जी उनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हड़ताल खत्म करने की अपील वो कर रहे हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डूंगरपुर में 2 पार्षदों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी के 2 पार्षदों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सिर मुंडन करवाकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर के आसपास धड़ल्ले से हो रही पहाड़ों, खनन और वनों की कटाई रोकने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकने में नाकाम संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में पुलिस ने बिना बिल की चांदी ले जाने के जुर्म में 2 युवकों को पकड़ा और उनसे 1,06,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया। दरअसल बागलिया टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गुजरात नंबर की एक कार को रोका और तलाशी ली तो 450 किलो चांदी मिली। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों से बिल मांगे तो उनके पास 29 किलो चांदी का बिल नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने जुर्माना वसूला। ये युवक आगरा से चांदी लेकर गुजरात के राजकोट जा रहे थे। सिरोही में एसपी के नाम पर शराब तस्कर से 1.5 लाख रुपए मांगने के मामले में जयपुर एसीबी में भी मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने एसीबी मुख्यालय में ईमेल के जरिए शिकायत भेजी थी, जिसका जयपुर देहात एसीबी ने सत्यापन किया था और फिर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र और हेड कांस्टेबल तेजाराम के बीच पैसों के लेन देन को लेकर जो बातें हुई थी उसी का सत्यापन करने के बाद ये प्रकरण दर्ज किया गया। खबर चूरू से है, जहां एक शातिर ठग ने चूरू रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल के खाते से 1,24,000 रुपए निकाल ली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित कांस्टेबल के मुताबिक उसने अमेजन से शेविंग मशीन मंगवाई थी और खराब निकलने पर उसने कंपनी के बताए टोल फ्री पर कॉल किया। कुछ देर बाद एक युवक का उसके पास फोन आया तो उसने शिकायत बताई। शातिर युवक ने उसे एक लिंक भेजकर यूजर नेम और पासवर्ड भरने के लिए कहा। जैसे ही उसने जानकारी भरी उसके खाते से 25,000 रुपए कट गए। इस पर शातिर ठग ने पैसे वापस खाते में आने का झांसा देकर उसके खाते से 1,24,980 रुपए उड़ा दिए। खबर कोटा से है, जहां चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला वक्फ नगर इलाके का है, जहां एक युवक आता है और साइकिल चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में ही फरार हो जाता है। चोरी की वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह युवक आता है और बेखौफ होकर साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। मोहनगढ़ में पिछले 15 दिनों में 5 चोरियां हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। यहां लगातार हो रही चोरियों को लेकर व्यापार मंडल ने थानाधिकारी अरुण कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें चोरियों पर नियंत्रण करने और पहले हुई चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई है। का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी 4-5 दिन में 3 चोरी हो गई है। एक सुन्ने मकान में हो गई है, एक कूलर फ्रीज वाली दुकान में लेके गए हैं, एक रोकड़ रुपए निकाल दिए हैं और मेरी गाड़ी भी रात को अज्ञात चोर चुरा के ले गए हैं। आंधी बरसात का मौसम था। पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है, उन्होंने जांच का भरोसा दिया है। अब खबर उन महिलाओं के लिए जो बाइक पर बैठती है, कैसे जरा सी गलती उनकी जान पर बनाती है। उसके लिए दौसा से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये दंपति अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी महिला की साड़ी बाइक के व्हील में फंस गई और बड़ा हादसा हो गया। दोनों बच्चों के साथ पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह साड़ी को काटा और महिला को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के दौरान महिला का पति और एक बच्चा बेहोश हो गया, जबकि दूसरा बच्चा लगातार रोता रहा। फिलहाल सभी घायलों का सिकराय अस्पताल में इलाज जारी है, जहां सबकी हालत गंभीर बनी हुई है।
अगर आप महिला हैं और बाइक पर जा रही हैं, तो साड़ी या दुपट्टे का सिरा संभाल कर रखें। बाइक के पहिए के संपर्क में साड़ी या दुपट्टा ना आ जाए, इसका हमेशा ध्यान रखें, वरना जरा-सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। तस्वीरें दौसा के मेहदीपुर बालाजी थाना इलाके की हैं, जहां पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर बैठी महिला की साड़ी व्हील में फंस गई, जिससे बाइक बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पूरा परिवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला की साड़ी काटकर उसे बाइक से अलग किया और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं, लेकिन इनकी सख्ती से पालन नहीं किए जाने की वजह से ऐसे दर्दनाक हादसे होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नियम बनाकर बाइक में साड़ी गार्ड के रूप में रियर व्हील पर सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ हैंड होल्ड और फुट रेस्ट की व्यवस्था कराना अनिवार्य कर दिया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के अलावा बाइक निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पीछे के आधे वाहन को कवर करें, ताकि किसी व्यक्ति का दुपट्टा या साड़ी उनमें न उलझ जाए। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया जाता है, जिससे इस तरह की गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चूरू के सुजानगढ़ में बस और ट्रक में हुई भिड़ंत। बड़ा हादसा चूरू के सुजानगढ़ में बोबासर पुलिया के पास ये जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसा हुआ, हादसे में 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बगड़िया अस्पताल लाया गया है। 2 घायलों को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले सुजानगढ़ से सालासर जाते वक्त पुलिया के पास में बस और ट्रक की भिड़ंत में लगभग 20 मरीजों को यहाँ लाया गया है, जिसमें 2 मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर है। उनका प्राथमिक उपचार करके रेफर किया गया है। बाकी मरीजों का प्राथमिक उपचार करते हुए सबको भर्ती कर लिया है। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान में सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पदनाम परिवर्तन की पहल की गई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पदनाम पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण महिला कैडर में निराशा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं आपको। आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीन पर भारी भ्रम।